मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, आज से लगभग 3 साल और 1 डेढ़ माह पहले मैंने एक कंपेन चलाई थी पाकिस्तान में, और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी कहा था और सारे पाकिस्तानियों से एक दरख्वास्त की थी कि शहीद अरशद शरीफ का केस नहीं चल रहा कहीं भी, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को सारे लोग मिलकर लेटर लिखें और इतने खतूत लिखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मजबूर हो जाए अरशद शरीफ के केस में सो मोटो नोटिस लेने पर। हमने बहुत खत लिखे, नवंबर में दिसंबर में बहुत खत लिखे, क्योंकि शहीद अरशद शरीफ की शहादत हुई थी अक्टूबर के महीने में 2022 में। तो नवंबर तक कोई इंसाफ मिल नहीं रहा था, हमें लगता ही नहीं था कि पाकिस्तान में इंसाफ मिलेगा। तो हमने बेशुमार खतूत लिखे। ये खतूत हमने मुख्तलिफ पॉलिटिशियन से भी लिखवाए। मैं खुद गया और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से भी खत लिखवाया, और वो खत भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को पोस्ट किया गया। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी मौजूद हैं, उन्होंने धड़ाधड़ खत लिखे और अपने खतों को सोशल मीडिया पे भी लगाया। इतने खतूत गए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का सिस्टम चौक हो गया। और फिर जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे उमर अता बंदयाल, उन्होंने सो मोटो नोटिस लिया। हमें ये उम्मीद पैदा हो गई कि शहीद अरशद शरीफ को और उनके खानदान को इंसाफ मिलेगा। बंदयाल साहब का दौर खत्म हो गया, 9 मई हो गया, काजी फायद ईसा आ गए। हमारी उम्मीदें आहिस्ता आहिस्ता टूटती गईं। फिर 26वीं आईनी तरमीम के जरिए से एक आईनी अदालत बना दी गई। 27वीं आईनी तरमीम के जरिए से अदालतों का बेड़ा गर्क कर दिया गया। हमारी उम्मीदें कमजोर पड़ती गई और हमें ऐसा लगा कि शायद अब ये जजेस या अदालतें हमें इंसाफ नहीं दे पाएंगी, और मिलाकर वही हुआ। आज शहीद अरशद शरीफ का केस पाकिस्तान में कहीं भी नहीं चल रहा। मैं ये आपके सामने रख देता हूं, अदालत ने क्या कहा, क्योंकि अरशद शरीफ साहब का केस कल लगा हुआ था कि पाकिस्तान और कीनिया के दरमियान म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस पर दस्तखत हो चुके हैं। वफाकी आईनी अदालत ने अरशद शरीफ कत्ल केस निपटा दिया। यानी जो वो 100 नोटिस लिया हुआ था, 3 साल और 1 डेढ़ महीने के बाद हमें इतना सा भी इंसाफ नहीं मिला कि अरशद शरीफ की फैमिली ने जिन फौजी अफसरान के ऊपर मुकदमा दर्ज करने के लिए दरखास्त दी थी, उनमें से किसी एक के ऊपर भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। ये नाजरीन सूरत हाल है। ये 27वीं आईनी तरमीम का एक शिकार है। जो हमारा सबसे बड़ा केस जो पाकिस्तान की मीडिया का है, वो केस इसका निशाना बना। 3 साल 2 माह बाद वफाकी आईनी अदालत ने यह कहकर अरशद शरीफ अज खुद नोटिस केस खत्म कर दिया कि जो कार्रवाई मुतल्लिका फोरम पर जारी है, मुतल्लिका फोरम कौन सा, नीचे किसी अदालत में कार्रवाई चल रही है? किसी अदालत में नहीं चल रही। हाई कोर्ट ने यह कहकर केस खारिज कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट में सो मोटो चल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर केस फारिग कर दिया जनाब मुतल्लिका फोरम मुतासिर हो जाएगा, इसलिए हम भी केस नहीं सुनते। तो हमारे फैसले से इसमें मुदाखलत ना हो जाए। और अफसोसनाक बात यह है कि किसी और फोरम पर यह एक्टिव कार्रवाई कोई भी इस केस के हवाले से नहीं हो रही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या? वो कहते हैं जी, कौम और सहाफती बरादरी के साथ हम अपने शहरी अरशद शरीफ की अलमनाक मौत पर होने वाले गम में बराबर के शरीक हैं। झूठ मत बोले जज साहब, आप बिल्कुल बराबर के शरीक नहीं है। आप अब ऐसा लगता है कि इस जुर्म में और इस जुर्म को छुपाने में और इंसाफ ना देने में और अरशद शरीफ की फैमिली के साथ नाइंसाफी करने में बराबर के शरीक हैं। हम इस मौका पर आमिर रहमान एडवोकेट अटॉर्नी जनरल, SJIT के अरकान, वजारत खारजा के हुकाम, साद बुट्टर और ASC की इस मामले में फ्राहम करदा मावनत पर शुक्रिया भी अदा करते। इनका शुक्रिया अदा कर दिया, हमें इंसाफ ही नहीं मिला। अरशद शरीफ की वालदा ने जिन फौजी अफसरान के बारे में लिखा था कि इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए, उनको तो बुलाकर अभी तक पूछा ही किसी ने नहीं। फिर कहा यह अमर भी काबिल जिक्र है कि अगर मिस्टर शरीफ के कानूनी वर्सा को इस मामले में कोई मखसूस शिकायत हो तो मुतल्लिका दायरा इख्तियार रखने वाली अदालत से रुजू कर सकते हैं। आज तक FIR नहीं हुई। ये है इस मुल्क में इंसाफ। वो जो हम सब पाकिस्तानियों ने कोशिश की थी ना, और खतूत लिखे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, अब हम कहाँ खत लिखे? अब किसको खत लिखे? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को तो इन्होंने एक मातहत इदारा बना दिया। जजेस तो कंप्रोमाइज हो गए। अब हम किससे इंसाफ लेंगे? लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत रास्ता दिखाएगा। हम कोई और शमा जलाएंगे, कोई और कोशिश करेंगे, लेकिन एक बात मैं जानता हूं कि शहीद अरशद शरीफ का खून रंग लेकर आएगा। उसकी वजह बताता हूं मैं। ये एक दिन आएगा कि जितने लोग, जिनको अरशद शरीफ साहब की फैमिली ने, शहीद अरशद शरीफ की फैमिली ने जिन लोगों को नॉमिनेट किया था ना मुकदमे में, उनमें से आधे तकरीबन रिटायर हो गए।
ये आधे रह गए हैं जो ये हरकतें कर रहे हैं और करवा रहे हैं। ये बाकी आधे भी रिटायर हो जाएंगे एक दिन। आइन पाकिस्तान में इंशाल्लाह एक दिन बहाल हो जाएगा, अदलिया आजाद हो जाएगी। जब भी जुल्म का दौर खत्म होगा, याद रखिएगा शहीद अरशद शरीफ का केस हम दोबारा खुलवाएंगे। हम सारे मिलकर खुलवाएंगे और इस केस को खत्म नहीं होने देंगे। पाकिस्तान का मीडिया आपकी नाक में दम कर देगा। एक वक्त आएगा, और ये मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूं, ये सारे अफसरान जान लें, जहां छुप सकते हो छुप जाओ। याद रखना, पाकिस्तान का पूरा मीडिया इस केस का मुद्दई बनेगा। आज मीडिया के लोग तुमसे डरते हैं कि तुम लोग आज कुर्सियों पर बैठे हुए हो, ताकत, डंडा, बंदूक तुम्हारे हाथ में, लेकिन एक दिन ये चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं होंगी। तब तुम क्या करोगे? हम फिर इन्हीं अदालतों के पास जाएंगे, हम फिर इन्हीं जजों को मजबूर करेंगे, और तब तुम्हारे पास ये ताकत नहीं होगी, तुम कुछ नहीं कर सकोगे। हम फिर ये मुकदमा भी करवाएंगे और इसमें इंसाफ भी मांगेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। इंशाल्लाह इस केस को भी हम चलाएंगे। अलीमा खानम ने सुहेल अफरीदी साहब से एक अपील की है। देखिए, ये मामला इमरान खान साहब वाला बड़ा जज्बाती रुख इख्तियार करता चला जा रहा है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने नॉर्मलाइज करने की कोशिश की कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक है, और इस पर बड़ा गिला शिकवा भी हो रहा है, लेकिन दरअसल उनकी सेहत ठीक नहीं है, ये उनकी बहनों ने भी बताया। अब इसमें जो सबसे पहले अलीमा खानम का स्टेटमेंट है, वो ये कहती हैं कि हम वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी से दरखास्त करेंगे कि अगर यही चलता है तो इमरान खान को रिहा करने के लिए आपको कुछ करना होगा। एहतजाज करें या खैबर पख्तूनख्वा बंद करें, आप आएं। हम MNAs और MPs से दरखास्त करते हैं, आप आएं। हम मुलाकात की भीख नहीं मांग रहे। अब ये इमरान खान की बहनें कह रही हैं। सुहेल अफरीदी से उन्होंने एक अपील की है। फिर उन्होंने कहा कि ये सब कुछ फील्ड मार्शल नहीं करा रहा, ये सारे शरीफ जरदारी मिलकर इस जुल्म के हिस्सेदार हैं और ये करा रहे हैं। नून लीग वाले लोग कह रहे हैं कि हम खौफजदा हैं, ऊपर वाले तो भाग कर चले जाएंगे, हम किधर जाएंगे, अवाम से डरे हुए हैं। इमरान खान का जो इलाज है वो अलशफा के अंदर होना चाहिए, उनकी आंख का इलाज। फिर बुशरा बीबी की बेटी ने हमारे कजन को बताया कि इमरान खान को उनकी मंजूरी के बगैर अस्पताल लेकर गए हैं, और 2 हफ्ते से इमरान खान की विजन ब्लर थी। यानी 2 हफ्ते से इमरान खान साहब शिकायत कर रहे थे कि मुझे सही से दिखाई नहीं दे रहा, धुंधला दिखाई दे रहा है। काफी हफ्ते पहले जब कोर्ट केस लगते थे तब इमरान खान की एक आंख लाल थी। उन्होंने बगैर हमारे राब्ता किए रात के अंधेरे में इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल किया था। ये अब नौरीन न्याजी कह रही है। अंधेरे में हर वो काम होता है जो झूठे और मुजरिम का काम होता है। इमरान खान की आंख को जरा बराबर भी कुछ हुआ तो फिर किसी की आंख नहीं बचेगी। अब मरियम रियाज भट्टू साहिबा हैं जो बुशरा बीबी की बहन है। ये मालूमात तब बाहर आई जब बुशरा बीबी की मुलाकात हुई उनकी बेटी से और उनकी भाभी से। अब बुशरा बीबी की जो बहन है मरियम नवाज भट्टू, ये पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन इन्होंने अपनी फैमिली से कंफर्म करके कुछ चीजें बताई हैं। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब अभी तक मुकम्मल तौर पे सेहतयाब नहीं हुए, वो CRVO के मर्ज में मुब्तला है और उन्हें मुनासिब तिब्बी इमदाद तक रसाई हासिल नहीं है। पार्टी क़यादत और डॉक्टर LS-J एडवर्ड को फौरी तौर पर इनके जाती मुआलिजीन तक रसाई के लिए दबाव डालना चाहिए, क्योंकि अभी तक इन्हें सिर्फ जेल के एक जूनियर डॉक्टर के जरिए देखा जा रहा है और इन्हें आंखों के माहिर डॉक्टर से बाकायदा इलाज की सहूलत मैसर नहीं है। उनके अहले खाना को भी बगैर किसी पाबंदी के उनसे मिलने की इजाजत दी जानी चाहिए। वो बदस्तूर कैद तन्हाई में है। यह सलूक गैर मुनसिफाना और नाकाबिल कबूल है। उन्होंने बताया कि पिछले हफ्ते बुशरा बीबी की इमरान खान साहब से एक मुलाकात करवाई गई। इमरान खान साहब ने उन्हें बताया कि 2 हफ्ते से एक आंख से धुंधला नजर आ रहा। खान साहब बार बार अमले को बता रहे थे, लेकिन अमला कुछ नहीं कर रहा था। फिर एक जूनियर डॉक्टर को भेज दिया जिसने कहा कि इसके बस का मसला नहीं है, यह मसला संजीदा है। इस पर पिम्स के डॉक्टर को बुलवाया गया और उन्होंने कहा कि इलाज जेल में मुमकिन नहीं है और अगर अभी अस्पताल ना ले जाया गया तो इनकी आंख जाया हो सकती है। जेल का अमला बजिद था कि जेल में ही इलाज करे, लेकिन पिम्स के डॉक्टर जिद करके खान साहब को अस्पताल लेकर गए। खान साहब की तबीयत बेहतर है, लेकिन वो पूरी तरह ठीक नहीं है। ये नादरीन इमरान खान साहब की बहनों के स्टेटमेंट है, और इसके अलावा ये एक स्टेटमेंट जो है वो मैंने आपको बताया बुशरा बीबी की बहन का भी एक स्टेटमेंट सामने आया है। अब नादरीन इमरान खान साहब की मुलाकातें तो रोकी हुई हैं और ऐसा लगता है कि 8 फरवरी तक तो वो बिल्कुल मुलाकात नहीं होने देंगे, और 8 फरवरी के बाद भी मुलाकात होगी या नहीं होगी इसका इन्हिसार 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की काबिलियत और सलाहियत के ऊपर है। यानी अगर इस निज़ाम को लगेगा कि तहरीके इंसाफ ने 8 फरवरी को बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर दिया है
और हर तरफ ये रिपोर्ट चली जाएगी कि जनाब ये मुल्क बंद करने की सलाहियत हासिल कर चुके हैं, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाकई में इतना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकती है, तो फिर फौरी तौर पे एस्टेब्लिशमेंट ये सोचने पर मजबूर होगी कि तहरीक इंसाफ के साथ बात करो। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क को बंद करने में नाकाम रही और एस्टेब्लिशमेंट को ये रिपोर्टें गई कि तहरीक इंसाफ जमीन पे अपनी वक़्त उस तरह से नहीं रखती जैसे उनकी मकबूलियत है, या वो ऐसी मनसूबाबंदी या प्लानिंग नहीं कर सकती, तो इससे उन्हें कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, यानी एस्टेब्लिशमेंट को भी ये कॉन्फिडेंस मिलेगा कि ठीक है हमने रोक कर रखी हुई मुलाकात, हम आइंदा भी रोक कर रखेंगे। ये ऑब्वियस है ना, जितना आप दबाव डालेंगे उतना ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट आपके काबू आएगी, और अगर आप दबाव नहीं डालेंगे तो ये एस्टेब्लिशमेंट आपके काबू नहीं आएगी, बल्कि वो उल्टा फिर आपके ऊपर दबाव डालेगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर यह एतमाद हासिल करना है कि वो मुल्क बंद कर सकते हैं, तो उन्हें 8 फरवरी पे पूरा फोकस करना पड़ेगा, और 8 फरवरी को वो करके दिखाना पड़ेगा जो उन्होंने चैलेंज किया है। नाजरीन, एक खबर मैंने पिछले वीलॉग में जिक्र किया था, उसकी कंफर्मेशन आ गई है। एहतशाम कियानी साहब हैं जिन्होंने इस खबर को कंफर्म किया, मैं उनका ट्वीट पढ़ रहा था, और जो कंफर्मेशन है वो मैं आपको पहले पढ़ के सुना देता हूं। उन्होंने हैरानकुन खबर दी कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने सलमान अकरम राजा को मुलाकात में यकीन दहानी कराई कि इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट्स 1 घंटे में फराहम कर दी जाएंगी, लेकिन ऐसा ना हो पाने पर दोबारा राब्ता किया गया तो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया कि हमने कह दिया था, अब अगर रिपोर्ट्स फराहम नहीं की गई तो हम क्या कर सकते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार क्या ऐसा सवाल कर सकता है कि जनाब हमने तो कह दिया था कि आपको मेडिकल रिपोर्टें दे दी जाए, अब अगर आपको नहीं दी गई तो हम क्या कर सकते हैं। ये औकात है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। आप थोड़ी सी गैरत का मुजाहरा करके ना आप मुतल्लका हुकाम को तलब कर सकते हैं, आप थोड़ा सा जो है वो कानून के मुताबिक हुक्म पर अमल दरामद ना होने पर उनकी सरजनिश कर सकते हैं, आप उनसे जवाब तलब कर सकते हैं, आप उन्हें दोबारा हुक्म जारी कर सकते हैं। अगर वो आपका हुक्म ना माने तो आप तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकते हैं, और अगर आप ये नहीं कर सकते ना तो फिर आप इस्तीफा देकर घर जा सकते हैं। और अगर आप ये भी नहीं करना चाहते और ये भी आपसे नहीं हो रहा तो थोड़ा सा पानी ले लें और उसमें डूब के मर जाए आप। ये तो आप कर ही सकते हैं ना। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हाल हो गया कि हुक्म जारी किया, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ तो कहते हैं जी हमने तो कह दिया था, वो नहीं मानते, हम क्या करें। ये हालत हो गई पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की। एहतशाम कियानी साहब की खबर के मुताबिक अगर ये खबर कंफर्म हो रही है तो वाकई ये तो डूब मरने का मुकाम है और कुछ भी नहीं है। जावेद हाशमी साहब को बड़ी संगीन धमकियां दी गई हैं और ये इंतहाई काबिल मुजम्मत है। वो कहते हैं मुझे पैगाम दिया गया कि तुम्हें किसी एक्सीडेंट में मार देंगे और तुम्हारी बेटियों को बहुत रुस्वा करेंगे, जितना रुस्वा कर सकते हैं उतना रुस्वा करेंगे। लेकिन इसके बावजूद जावेद हाशमी साहब ने कहा जी मैं डटकर खड़ा हूंगा, मुकाबला करूंगा, मैं अहले बैत के खानदान में से हूं तो मैं तो मुकाबला करूंगा और मैं पैरवी करूंगा अहले बैत की सुन्नत की। ये निज़ाम कितना जालिम है कि वो धमकी पहुंचा रहा है एक बूढ़े बाप को कि तेरी बेटियों को हम रुस्वा करेंगे तुझे मारने के बाद। अस्तगफिरुल्लाह, ये इस लेवल तक पहुंच गया। और जावेद हाशमी को ऐसे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है इस उम्र में, और अपनी बेटियों के बारे में बोलने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये इंतहाई गैर मुनासिब है और इंतहाई घटिया हरकत है। नादरीन, मरियम नवाज ने एक स्टेटमेंट दिया। ये टिकटॉकरे आला का स्टेटमेंट देखें, आपको बड़ा मजा आएगा। स्टेटमेंट ये है कि दोस्त ममालिक के सरमायाकार मुझे कहते कि हमें लगता था पंजाब या पाकिस्तान कोई ईंट पत्थर के जमाने का और गारों में रहने वाले लोगों का मुल्क है। अंदाजा करें आप, ये वो औरत कह रही है जिसका बाप 2 मरतबा वजीर आला और 3 दफा वजीर आजम रहा। ये वो औरत कह रही है जिसका चचा 3 मरतबा वजीर आला और 2 मरतबा वजीर आजम रहा। ये वो औरत कह रही है जो खुद भी वजीर आला है और इससे पहले इसका कजन भी वजीर आला रहा। ये वो औरत कह रही है जिसकी पार्टी गुज़िश्ता 40 साल से लगभग 4 दहाइयां होने वाली है, ये पार्टी इक्तदार में है, खानदान इक्तदार में है। ये वो औरत कह रही है, आप अंदाजा करें। इसका बनता है ये कहना। यानी पाकिस्तान को अगर पत्थर के दौर में रखा और गारों के दौर में रखा और ये इमेज पाकिस्तान का पूरी दुनिया में दिया, तो किसने दिया? किसने दिया? इनके अब्बा जी ने और इनके चाचा जी ने दिया ना। यही पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, यही पाकिस्तान के बारे में सारी दुनिया को बता रहे थे। या उन डिक्टेटरों ने दिया जिनके ये जूते पॉलिश करते हैं, और किसने दिया? इमरान खान का तो जुम्मा 4 दिन का इक़्तिदार था, सारा कुछ तो आप उस पर नहीं डाल सकते। तो ये इनके अपने कारनामे हैं जो इनके सामने आते हैं। अगर लोग इनको कहते हैं तो ये आईना लोग इन्हें दिखाते हैं, और ये खुशी खुशी कौम को आगे सारी बात सुना भी देते हैं। इनकी बोलने की आदत ही बहुत ज्यादा है, पढ़े लिखे भी नहीं है इमरान खान साहब कहते हैं।
और बोलने की आदत बहुत है, हर बात ही बोल देते हैं, इनको ये पता ही नहीं है कौन सी बात नहीं करने वाली है। ये आपके अपने खानदान की तजलील की गई और बताया गया कि तुम्हारे खानदान ने ये बड़ा गलत किया इस मुल्क का कि जनाब हमें लगता था कि घरों में रहते हैं, पत्थर के दौर में रहते हैं, इक्तदार तो आपके पास था। नाज़रीन, एक और खबर है और यह खबर यूएई के हवाले से है। यूएई ने पाकिस्तान पर ऐसा लगता है कि दबाव बनाना शुरू किया है। पाकिस्तान को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पाकिस्तान का जो कौमी खजाना है ना, उसमें $3 अरब यूएई के पड़े हुए थे, दुबई के। तो जो यूएई के $3 अरब पाकिस्तान के कौमी खजाने में पड़े हुए थे वो वापस मांग रहे थे। रोल ओवर बार बार हमने उनसे करवाया, लेकिन अब वो वापस मांग रहे हैं। तो इन्होंने तंग आकर पहले $1 अरब के फौजी फाउंडेशन के जो शेयर्स हैं वो उनको दे दिए, बाकी रह गए $2 अरब। अब वो कहते हैं जी हमें $2 अरब वापस करो। इन्होंने कहा जी हमें एक दफा फिर रोल ओवर दे दें, आप एक मरतबा फिर हमें माफी दे दें, हम बाद में दे देंगे। तो यूएई ने इनको सिर्फ 1 महीने की मोहलत दी है, 1 महीने की तौसीह दी है कि 1 महीने के बाद पैसे वापस दे दो। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की हुकूमत से फिर कोई काम करवाया जाएगा या ख्वाहिशात का इजहार किया जाएगा। पता नहीं हम क्या बेचेंगे, क्या देंगे, कौन सी अपनी ख्वाहिश जो है, किसकी ख्वाहिश हम पूरी करेंगे, कौन सा अपना उसूल तोड़ेंगे, कुछ तो हमें करना पड़ेगा ना, या फिर ये पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने दरखास्त की है जनाब कि 1 साल का हमें मजीद टाइम दे दिया जाए। अब एक तरफ यूएई पैसे मांग रहा है और पाकिस्तान कहते हैं जनाब देते हैं पैसे। दूसरी तरफ वाली जरा कहानी आप देखें कि नैब का डीजी कहता है कि 2025 में हमने $22 अरब रिकवर किए हैं। भाई $22 अरब आपने 2025 में अगर रिकवर किए हैं, वो गए कहां पे? कौमी खजाने में तो नहीं आए। कौमी खजाने में तो जो पैसा पड़ा हुआ है उसमें से $12 अरब दोस्त ममालिक के हैं, कोई $3.5 अरब हमारे अपने। तो वो जो $22 अरब आपने रिकवर किए वो किस खजाने में गए, किसके पास गए, किसकी जेब में गए, किसके पास है वो? उन $22 अरब में से $2 अरब आप दे दें यूएई को वापस। आपको तो फर्क ही कोई नहीं पड़ना चाहिए, आपने तो $22 अरब रिकवर कर लिए हैं। तो ये झूठ चुताली हुकूमत चल रही है, हर बात में झूठ बोलते जाएंगे, बोलते जाएंगे। भाई आप आदादो शुमार दिखाएं ना, हमें पैसे कहां पे आए। ये जब इमरान खान के दौर में वो नैब कहता था जी हमने पैसे रिकवर किए, हम कहते थे बताओ कहां पे है, वो दिखाते थे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मलक रियाज वाले पैसे पड़े हुए हैं, फलाने पैसे यहां पड़े हुए, ये हमने रिकवर कर लिए हैं, ये पैसा यहां पे है। ये शहजाद अकबर पूरा डिटेल देता था उस दौर में कि इतना रिकवर हो गया, इतनी हमने जमीनें ले ली हैं, ये चीजें हमने ले ली हैं और बाकी हम रिकवरी इतनी करने वाले हैं। यहां पे ये डिले मुंह के साथ कह देते हैं जनाब हमने $22 अरब रिकवर कर लिया। $2 अरब, $1 अरब के लिए आपका वजीर आजम जो है वो पंबीरी बना हुआ है पूरी दुनिया के अंदर, चिंची रिक्शे की तरह एयरपोर्ट का तैयारा चल रहा है। कोई आपको $1 अरब नहीं दे रहा। रोल ओवर करवाने के लिए आप तरले मिनते कर रहे हैं। $22 अरब आपने रिकवर किया, वापस करें आप। तो ये झूठ बोलते हैं और फिर कहते हैं जी हमने कौम के लिए मुश्किल फैसले किए। बार बार कहते हैं ना हमने कौम के लिए बड़े मुश्किल फैसले किए हैं, हमने मुल्क बचाने के लिए बड़े मुश्किल फैसले किए हैं, हमें मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। जरा मुश्किल फैसले देखें आप। क्या इन्होंने कोई ऐसा मुश्किल फैसला किया जिसमें इन्होंने अपना प्रोटोकॉल छोड़ दिया हो? नहीं किया। क्या इन्होंने कोई ऐसा मुश्किल फैसला किया कि इन्होंने करप्शन खत्म कर दी हो? नहीं किया। क्या कोई ऐसा मुश्किल फैसला किया जिन्होंने अपनी अयाशियां खत्म कर दी हो? नहीं किया। क्या कोई ऐसा मुश्किल फैसला किया जिसमें ये इकोनॉमी क्लास में बैठ के दुनिया के चक्कर लगाएं और महंगे होटलों में ठहरना बंद कर दें? नहीं किया। क्या कोई ऐसा मुश्किल फैसला किया कि ये अब आम मुसाफिरों के साथ जाएं और अपनी फैमिली को, अपनी मुलाजमाओं को, अपने साथ सहाफियों के बहुत बड़े बड़े ग्रोहों को या अपने पसंदीदा लोगों को जोक तर जोक लेकर बैरून मुल्क ना जाएं? क्या इन्होंने ये मुश्किल फैसला किया? नहीं किया। क्या इन्होंने अपने अखराजात कम किए? नहीं किया। क्या इन्होंने माफिया को लगाम डाली? नहीं डाली। शुगर माफिया को लगाम डाली? नहीं डाली। गंदम माफिया को नहीं डाली। इन्होंने जो लैंड माफिया है उसको भी लगाम नहीं डाली। तो इन्होंने तो कोई काम नहीं किया, कोई मुश्किल काम नहीं किया। क्या अवाम को इन्होंने कोई रिलीफ दिया जो बड़ा मुश्किल काम है? वो भी नहीं किया। क्या किसी आलमी ताकत को इन्होंने अब तक इनकार किया? वो भी नहीं किया। कोई मुश्किल काम इन्होंने नहीं किया। इन्होंने सारे फैसले आसान किए, सारे आसान काम इन्होंने किए। कौन से आसान काम? तनख्वाहदारों के ऊपर टैक्स लगा दो, आसान तरीन काम है। महंगाई में इजाफा कर दो, इससे पैसा कमाओ, आसान तरीन काम है। बिजली गैस महंगी कर दो, पेट्रोल महंगा कर दो, लोगों का खून नचोड़ लो, आसान काम है। इन्होंने बड़े आराम से काम किया। इदारे अपने गिरवी रख दो, औने पौने इदारों को बेच दो, ये तो बहुत आसान फैसले हैं। इस हुकूमत ने एक भी मुश्किल फैसला नहीं किया। अवाम की मुश्किलात में इजाफा किया और अपनी सहूलतों में इजाफा किया और लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कहते हैं कि हमने बड़े मुश्किल फैसले किए। टके का मुश्किल फैसला इन्होंने नहीं किया। ये अय्याश तरीन हुकूमत है जो बेहतरीन हुक्मरानी के मजे ले रही है और कुछ भी नहीं है। यहां लोग कत्लेआम हो रहे हैं,
यहां पता नहीं किस किस तरह की चीजें हो रही हैं दुनिया में। पाकिस्तान कहां से कहां रह गया, दुनिया कहां से कहां जा रही है। हमारे यहाँ पे